तो 12:30 बजने को हैं और धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है। आज मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और इस समय हम कह सकते हैं कि रुझानों के अनुसार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ भाजपा बहुमत में आ रही है। उत्तराखंड जो शायद एग्जिट पोल्स ने एक सवालिया निशान भी लगाया था, वहाँ पर भी भाजपा के पास ही बढ़त है। मणिपुर में भी भाजपा आगे है। ये 3 राज्य हैं, इसमें तो भाजपा आगे है। गोवा में भी उन्होंने अपनी टैली को पिछली बार के मुकाबले सुधारा है। गोवा में सिर्फ 40 सीटें हैं और 21 का मेजॉरिटी मार्क रहता है। लेकिन आज सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का रहा और अभी आपने सुना संजय सिंह को, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, और वो बात कर रहे थे हमारे संवाददाता संतोष से। तो आइए अब चर्चा को जारी रखते हैं। यहाँ आईएनएस टीवी में हमारे साथ हैं गणेश भट्ट, पॉलिटिकल एडिटर, आईएनएस। स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की बात करता हूँ। कुछ प्रमुख चेहरे, और बात अगर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की करें या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत या फिर जो आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो कितना आगे कितना पीछे? देखिए, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उत्तराखंड की सबसे दिलचस्प फाइट इन 3 पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक भावी मुख्यमंत्री जो होने वाले थे, हाँ जी, अपने आप को बता रहे थे, इनका ही चुनाव सबसे ज्यादा रोचक हो चुका है जी। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, लगातार सुबह से अपनी सीट खटीमा, ये उत्तराखंड के तराई के हिस्से में आता है, अच्छा। वहां से लगातार पिछड़ रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि शायद अब वो इस बैच में 300 वोटों के मामूली अंतर से आगे आए। तो ये हैरत की बात है बहुत। ये बहुत ज्यादा हैरत की बात है क्योंकि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में जीत रही और है उन्हीं के नेतृत्व में ही जो है लड़ा है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी जीत रही है। और ये उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार है जब कोई भी पार्टी रिपीट कर रही है। भाजपा इस बार रिपीट करने जा रही है, अन्यथा हर 5 साल में कोई भी सत्ता हो उसमें परिवर्तन देखा जाए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे गणेश जी ने बताया है कि सन 2000 में जिस तरह हमने देखा झारखंड बना, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ बना, और साथ ही उत्तराखंड, तब से जिसकी सरकार बनी अगली बार दूसरा व्यक्ति आ गया, एंटी इनकम्बेंसी आई, दूसरी पार्टी को मौका मिला। या प्रो इनकम्बेंसी कहें? हाँ, कह सकते हैं। इस बार उत्तराखंड में प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि उस सरकार का जो मुखिया है, बारात का जो दूल्हा है, वही पिछड़ रहा है। बारात आगे आ गया लेकिन दूल्हा पीछे है। तो खटीमा में फिर आगे कौन है, कौन दे रहा है टक्कर वहां पर उन्हें? खटीमा में इनका मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस इनको कड़ी टक्कर दे रही है वहां पर। टक्कर है। और वहां पर अन्य फैक्टर भी हैं। तराई का क्षेत्र है, पहाड़ के अलावा गैर पहाड़ी लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है वहां पर, जो धामी के लिए थोड़ी मुसीबत बन रही है। हालांकि ये धामी की पुरानी सीट रही है, धामी इसी से विधायक रहे हैं, लेकिन ये हाल अकेला पुष्कर सिंह धामी का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस में शायद अगर कांग्रेस जीतती तो उम्मीद पाले बैठे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। हरीश रावत का भी यही हाल है। लाल कुआं से हार रहे हैं। हरीश रावत लाल कुआं से लगातार पीछे चल रहे हैं और अब लगभग 12 सवा 12 बजे का टाइम है और अभी भी हरीश रावत 8,500 वोटों से पीछे हैं। पर ऐसा क्यों क्या कांग्रेस ने हरीश रावत पे पूरा भरोसा नहीं किया? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने हरीश रावत पर पूरा भरोसा किया, लेकिन हरीश रावत की ये जो हार की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं अभी क्या कहूंगा, पीछे चल रहे हैं। अभी तो देखिए, अभी कुछ भी कहना, उलटफेर हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। लेकिन जो इतना पीछे चल रहे हैं, ये है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। अच्छा। और बड़ी भयंकर अंदरूनी लड़ाई है। दरअसल हरीश रावत पहले रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन रामनगर पे प्रत्याशी घोषित किया जा चुका था। उस प्रत्याशी ने पीछे हटने से मना कर दिया, तो हरीश रावत को अपनी सीट बदलकर लाल कुआं आना पड़ा। रामनगर गढ़वाल में है और लाल कुआं कुमाऊं में है। अच्छा। दोनों विपरीत स्थानों पर है, लेकिन हरीश रावत की एक्सेप्टेंस है पूरे उत्तराखंड में, उनका अपना जनाधार है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो वो लाल कुआं आ गए, जो कि नैनीताल जिले के अंदर पड़ता है, तराई का क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग भी शामिल हैं, उत्तराखंड के मूल निवासियों के अलावा। और आप तो नेटिव हैं अल्मोड़ा के, वहाँ की क्या स्थिति है? वहां की स्थिति पे आएंगे, लेकिन हरीश रावत उन्होंने सीट बदली, लाल कुआं कर ली। अच्छा। लाल कुआं पे पहले से ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था, सुधा डालाकोटी को। अच्छा। तो उनसे कहा गया कि आप अपना नाम वापस लीजिए, हरीश रावत नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उन्होंने अपना नाम कांग्रेस से वापस ले लिया, लेकिन वो चुनाव मैदान से नहीं हटी। डालाकोटी चुनाव मैदान में डटी रही कांग्रेस के दूसरे स्थानीय नेताओं की मदद से, और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और उन्होंने इस बात का सहानुभूति वोट मांगा। देखिए, एक महिला के साथ अन्याय किया गया है कांग्रेस में, मुझे टिकट देकर मेरा अपमान किया गया है, सारी महिलाओं का अपमान किया गया है।
तो वो एक सहानुभूति लहर के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस के राज्य स्तरीय अन्य नेताओं की मदद से, और उसका फायदा भाजपा को मिल गया। उसका फायदा भाजपा तो को लाल मिल कुआं गया। हो सकता है भाजपा जीत जाए अब। भाजपा जीत सकती है। और वहां पर हरीश रावत इतने बड़े नेता होने के बावजूद लगातार हर राउंड में पिछड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, ये इन फाइटिंग पंजाब में भी देखी, यहाँ पर जैसे आपने कहा हरीश जी को कौन सी सीट से लड़वाना है, इतना लंबा उनका अनुभव, फिर ये गलतियां क्यों? यही गलतियां हैं जिनके कारण आज कांग्रेस की ये स्थिति हो चुकी है। हरीश रावत अपने लिए कोई सुरक्षित सीट ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने पहाड़ का रुख नहीं किया। उनको पहाड़ से ज्यादा भरोसा था प्लेन्स के लोगों पर। वो इस ऐसे क्षेत्र से नहीं लड़ना चाहते थे जहां अधिकांश जनसंख्या पहाड़ी लोगों की हो। अच्छा। वो ऐसे क्षेत्र से लड़ना चाहते थे जहां मिक्स पॉपुलेशन हो, कुछ मुस्लिम, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार, माइग्रेंट और पहाड़ी तो लोग। मैदानी इलाके में वो बेहतर है, आप कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को मैदानी इलाके में कंफर्टेबल माना, लेकिन यही उनकी हार का बड़ा कारण बनता है। अल्मोड़ा का भी बताइए, आपका तो नेटिव स्थान है। देखिए, अल्मोड़ा में इस बार कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले बेहतर किया है, लेकिन उम्मीद इससे कई ज्यादा बेहतर की थी। 2 सीटों पर कांग्रेस अच्छा गेन कर रही है वहां पर। पिछली बार कांग्रेस बुरी तरह हारी थी अल्मोड़ा रीजन में। अल्मोड़ा रीजन में क्या, पूरे उत्तराखंड रीजन में बहुत बुरी तरह हारी थी। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी और भाजपा जो है थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ 57 सीटों के साथ आई थी। इस बार बड़ा उलटफेर तो हुआ है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि भाजपा सत्ता से बाहर जा सके और कांग्रेस अंदर आ सके। तो 57 से भले कुछ सीटें गिर के इस समय वो 42 पर हैं, तो आपको लगता है मेजोरिटी मार्क तो आराम से करी जाएंगी? आ जाएगा ये 40 और 25 के आसपास क्योंकि रहेगा। 36 मेजोरिटी मार्क है। 36 मेजोरिटी मार्क है और वहां पर आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा कर नहीं सकी। पर ऐसा क्यों? आप पंजाब में 90 सीटें ले आते हैं 117 में से, और उत्तराखंड पास ही है, पंजाब के भी दिल्ली के भी, तो फिर उत्तराखंड में दबदबा क्यों नहीं है आपका? देखिए कि आम आदमी पार्टी का शुरू से प्रभाव रहा है पंजाब में। जब उसको दिल्ली में भी लोकसभा की कोई सीटें नहीं मिली थी, उस समय भी पंजाब से आम आदमी पार्टी को लोकसभा की 3 सीटें मिली थी। और पंजाब में 34% के आसपास आबादी पिछड़े वर्ग से आती है, जिसने आम आदमी पार्टी का पहले दिन से ही भरपूर समर्थन किया है। लेकिन उत्तराखंड पूरे देश का अकेला ऐसा राज्य है जो कि स्वर्ण जातियों वाला बहुल राज्य है। यहाँ स्वर्ण बहुल जातियां प्रभाव में है। तो उस हिसाब से अगर जातिगत देखा जाए परिस्थिति के अनुसार, तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को कोई बहुत गेन मिलता हुआ नहीं दिखता। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो वहाँ के मुद्दे थे, स्कूल का, बिजली का बिल लगभग जैसा कि हमने पता किया अपनी रिसर्च में, 50 या 60 रुपए ऑलरेडी ही आ रहा था वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण वहाँ लोगों को नहीं मिला आम आदमी पार्टी के रूप में। जी, पर आपको लगता है कि जिस तरह दिल्ली में उन्होंने सत्ता चलाई है, पंजाब एक बहुत बड़ा एडिशन रहेगा, एक पूरी स्टेट उनके पास आ जाएगी? जी, अब पंजाब आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए पूरी तरह गेम चेंजर हो सकता है। या तो आम आदमी पार्टी यहाँ से बहुत ऊपर जा सकती है, या फिर उसका स्तर बहुत खराब जाएगा। आप देख रहे हैं टीवी, और चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता संतोष पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी, गुड आफ्टरनून। आप इस समय समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर हैं। समाजवादी पार्टी की 2017 के मुकाबले कुछ सीटें तो बड़ी हैं, लेकिन किस तरह का माहौल है वहां? देखिए, सबसे पहले तो हमें जी गुड आफ्टरनून। और निश्चित तौर पर आपने कहा कि 2017 के मुकाबले 2022 में जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन जो मैजिक फिगर जो कहा जा रहा था कि 202 चाहिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हूँ। ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनको अभी भी यकीन है कहीं ना कहीं कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। हालांकि रुझान जिस तरह से है वो एक एक करके स्पष्ट होते जा रहे हैं अमित जी, लेकिन पहले मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद है? पूरा सर भरोसा है, उम्मीद तो कम होती है। हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि बंगाल में आपने नहीं देखा, बंगाल में 1-2 बजे तक दिखाते रहे भाजपा की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत, लेकिन उसके बाद ममता जी ने सरकार बनाई। ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है, रिजल्ट 2 बजे के बाद ही बदलेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। तो इनको 2 बजे तक का उम्मीद है। और ये देखिए अखिलेश यादव के पोस्टर लेके आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसकी वजह है क्योंकि 3 दिन से मीडिया ने एक माहौल बनाया है, तो माहौल बना सुबह से जो मीडिया पॉजिटिव। आज मीडिया के माहौल की नहीं, आज जो ईवीएम से जो नंबर निकल रहा है
उसका माहौल की बात करते हैं ना, ईवीएम के नंबर में तो निकल रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है अभी भी। नहीं, ऐसा है ना, जो ईवीएम जो है, कूड़े की जो गाड़ी है, कूड़े की गाड़ी में ईवीएम ले जाए जा रही हैं। अगर इन्हें कोई भरोसा, मतलब अब जनता पे भरोसा था, इन्हें नहीं था, तो कूड़े की गाड़ी में ईवीएम कहाँ ले जा रहे थे? हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, अब क्या उम्मीद? बिल्कुल, देखिए 100 से 150 सीटें ऐसी हैं जिसमें मामला बिल्कुल 100, 200, 400 का है। बिल्कुल समय के साथ वही वाली स्थिति है कि वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। इंतजार कीजिए, 2 बजे तक बिल्कुल पासा पलट चीजें साफ होगी। और अमित जी, एक चीज और दिखाऊंगा मैं, जी अखिलेश यादव साइकिल और अखिलेश यादव आजम खां साहब अभी सांसद है रामपुर से, लंबे समय तक जेल में रहे, अभी भी जेल में है। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अपनी सीट पर, जहां तक अभी तक की जानकारी मिल रही है वो आगे चल रहे हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं बिहार से हूँ, मोहम्मद आसिम, बिहार समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता मैं हूँ। बिहार से लखनऊ? हाँ बिल्कुल, चूंकि मैं वहाँ से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बिहार का प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। नतीजे बहुत अच्छे, जो शुरुआती रुझान है वो नहीं आ रहे हैं। 2 बजे तक आप खाली सब्र करें, उसके बाद जो है बिल्कुल आप ताज जो है अखिलेश यादव जी के सर पर होगा। और उस पर ये बिल्कुल अमित जी, तो जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे थे, उन्होंने जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इनको इंतजार है 2 बजे तक का। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, मुझे पता लगा कि कई कार्यकर्ता यहाँ मिठाई लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि 2 बजे तक जो है वो जो सुई है, जो कांटा है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा और शायद समाजवादी पार्टी जो मैजिक फिगर है उसके पास पहुंचती हुई नजर आएगी। जी संतोष जी, 2 बजने में भी ज्यादा देर नहीं है और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। फिलहाल तो सपा के पास 124 सीटों में बढ़त है। कुछ और बड़े नाम बताइए, जैसा आपने कहा रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, और कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस समय बढ़त बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल अमित जी, बड़े चेहरों की बात करें तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विधानसभा का वो पहला चुनाव लड़ रहे थे। मैं मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट की बात करूं, करहल विधानसभा जो सफाई में जो पैतृक आवास है अखिलेश यादव का, उसके ठीक पीछे मतलब 2 किलोमीटर आगे जाकर करहल विधानसभा शुरू हो जाती है। यादव बेल्ट माना जाता है, तकरीबन 1,40,000 से ज्यादा वहां यादव मतदाता है। पहला विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। दूसरा जसवंत विधानसभा जो कि सफाई जिसके अंतर्गत आता है, वहां से अखिलेश यादव के चाचा और पुराने दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस दिन सफाई में मतदान हो रहा था मुझे, मैं उस दिन सफाई में मौजूद था, और जब हमने शिवपाल यादव से पूछा तो हंसते हंसते उन्होंने कहा था कि देखिए मेरे और अखिलेश में मुकाबला चल रहा है कि मैं ज्यादा से जीता हूं कि करहल से अखिलेश यादव ज्यादा जीते। और हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने करहल के मतदाताओं से कहा है कि इस बार अखिलेश को ज्यादा वोटों से जिताओ। तो वो सीट है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। सिरातू से, जो कि सीट कही जा रही थी कि फंसी हुई है, बहुत ज्यादा फंसी हुई है, लेकिन वहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो आगे चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री है वो आगे चल रहे हैं। यहाँ लखनऊ की जो हाई प्रोफाइल सीट थी, जो ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहां से वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता है आजम खां, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। उनके बेटे के बारे में भी पता लगा है कि वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। केरला से जो नाहिद हसन, वो वहां से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम वो दिग्गज नेता है जो अपनी अपनी सीटों पे आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी जो गिनती है, जो गिनती का ट्रेंड है कि चौथे, पांचवें या छठे राउंड की गिनती ज्यादातर सीटों पे चल रही होगी। निश्चित तौर पर बढ़त धीरे धीरे दिख रही है, लेकिन अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। और जिस तरह से पंजाब में हमने देखा कि पंजाब में कई दिग्गज नेता चुनाव हारने की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कमोबेश 1-2 को छोड़ दिया जाए तो जो दिग्गज नेताओं की फहरिस्त है वो अपना चुनाव तो जीते हुए नजर आ रहे हैं। जी संतोष जी, 2-3 मुख्य मुद्दे क्या थे जो इस बार समाजवादी पार्टी ने उठाए अपने प्रचार में? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुद्दों की बात करें, जब अखिलेश यादव से बात हो रही थी, हमारी पार्लियामेंट के संसद के अंदर भी बात हो रही थी, जब लाल टोपी वाला जो विवाद बहुत ज्यादा उठा था, प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी के बारे में बोला था, तो हमसे बात करते हुए, खास बात करते हुए अखिलेश यादव ने खुद ही कहा था कि लाल टोपी क्रांति का रंग है। और उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि लाल टोपी की जो क्रांति है वो उत्तर प्रदेश में चलेगी। देखिए, अखिलेश यादव ने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जिस कॉम्बिनेशन के सहारे मुलायम सिंह यादव चुनाव जीता करते थे। मैं आपको बताऊं, इसमें फर्क सिर्फ इतना आ गया कि मुलायम सिंह यादव के पास जनेश्वर मिश्र थे, मुलायम सिंह के पास मोहन सिंह थे, मुलायम सिंह के पास बेनी प्रसाद वर्मा थे, फूलन देवी थी। तो जो जातियों का जो कास्ट इक्वेशन कहा जाता है,
वो मुलायम सिंह यादव बनाकर चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि शिवपाल सिंह यादव जैसे बड़े रणनीतिकार थे जिनके पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आंकड़े टिप्स पे थे, अखिलेश यादव को जरूरत कहां पड़ी। देखिए अखिलेश यादव जब अपना दल के पास गए, जब अनुप्रिया पटेल की जो माता जी की जो पार्टी है उनके पास गए, राष्ट्रीय लोकदल के साथ वो गए, चौहान साहब की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो दरअसल अखिलेश यादव उस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे जिसके बल पे मुलायम सिंह लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जो अभी तक का फिगर दिखा रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी है 2 बजे तक, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई अखिलेश यादव से। कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने उठाया, निश्चित तौर पर छुट्टा जानवरों का मुद्दा उन्होंने उठाया। छुट्टा जानवरों का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में फैल गया और हमने देखा कि जब चुनाव अंतिम चरणों में आने लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मंच से आकर छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर किसानों को आश्वासन देना पड़ा। तो अखिलेश यादव का ये मुद्दा जो था वो बहुत ज्यादा क्लिक कर गया। निश्चित तौर पर 300 यूनिट जो फ्री बिजली देने की बात थी उसकी भी काफी चर्चा हुई, लेकिन इसके बावजूद लग रहा है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से मतदाताओं को कन्विंस करना था, जिस तरह से समीकरण बनाना था, उसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई है। जी अमित। अखिलेश यादव का जयंत से हाथ मिलाना काम आया? देखिए ये सवाल जब फाइनल आंकड़े आएंगे तब निकल के सामने आएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, वो काम नहीं आया, फिर मायावती के साथ गठबंधन किया, वो काम नहीं आया, जबकि इन्हीं मायावती के साथ गठबंधन करके, इन्हीं बसपा के साथ गठबंधन करके मुलायम सिंह यादव 1993 में मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन उस बार काम नहीं आया। इस बार आरएलडी और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ, तो अभी तक की तस्वीर तो यही बता रही है कि बहुत ज्यादा काम नहीं आया। हाँ, विन विन सिचुएशन जरूर कह सकते हैं कि जो आमतौर पर राजनीतिक दल कहते हैं कि देखिए पिछले के मुकाबले हमारा सीट बढ़ा है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन मैं एक बार फिर कार्यकर्ताओं की तरफ दिखाना चाहूंगा, जो नारेबाजी चल रही है, ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो अभी भी नारे लगा रहे हैं, इनको अभी भी उम्मीद है और ये अभी भी कह रहे हैं कि सपा जो है वो जीत की तरफ बढ़ रही है। हालांकि जो शुरुआती रुझान है, जो रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, जो मतगणना के काउंटिंग के, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो समीकरण बनाना चाहते थे, जिन राजनीतिक दलों को उन्होंने साथ लिया, उससे उनकी सीटें तो बढ़ी, वोट प्रतिशत भी बढ़ा, लेकिन मैजिक फिगर तक पहुंचने में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चूकते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमित। जी, और ताजा स्थिति यह है कि 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 270 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी 125 में, बहुजन समाजवादी पार्टी महज 3, कांग्रेस महज 3 और अन्य भी। कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री, लगभग सबसे बड़े मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध सिंह उनियाल और मंत्री चुम्फाल, तीनों अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि अब मुख्यमंत्री समेत 4 लोग, सरकार, उत्तराखंड सरकार के 4 बड़े नाम पीछे चल रहे हैं। ये बहुत समझना मुश्किल हो जाता है कि आप पार्टी को जिता रहे हैं, लेकिन जो चेहरे हैं वो पीछे रह रहे हैं। ऐसे में फिर कैसे माना जाएगा कि आप पार्टी को जिता रहे हैं? तो ऐसे में संभावना जताई जा सकती हैं कि उत्तराखंड में आप बीजेपी की सरकार जरूर देख सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार का नया मुखिया भी आपको देखने को मिल सकता है। तो नया मुखिया कौन, जो पहले बने, क्या उनमें से कोई आ सकता है चेहरा? देखिए रेस तेज हो चुकी है, अभी कोई नाम लिया नहीं जा सकता, खास तौर पर बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आखिरी मोहर प्रधानमंत्री से ही लगाई जाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं हाल तक, उन्होंने बीते दिनों दिल्ली में गृह मंत्री से एक मुलाकात जरूर की। और वो भी कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े। और जब उत्तराखंड बना था तब वो सबसे पहले जब बना तब उन्होंने जरूर ज्यादा बड़ा रोल निभाया था। हाँ, बड़ा रोल निभाया। उस समय वे शिक्षा मंत्री रहे उत्तराखंड में। फिर उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व भी सौंपा गया। उसके बाद उन्होंने केंद्र में शिक्षा मंत्री के रूप में आए और नई शिक्षा नीति लेकर आए 3 दशकों के बाद। और अब इसी चुनावी माहौल के बीच उन्होंने गृह मंत्री से और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की है। ये बड़ी बात है। पर पुष्पर सिंह धामी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ते हैं, खटीमा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ किस तरह के समीकरण हैं? देखिए, खटीमा रामपुर से थोड़ा आगे चल के उत्तराखंड के इंडस्ट्रियल एरिया पंतनगर के पास एक तराई का क्षेत्र है। वहां पर बड़ी तादाद में माइग्रेंट लोग, उसके साथ में उत्तराखंड के मूल निवासी, दोनों ही किस्म के लोग रहते हैं। और अगर धामी की बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र में हाल तक तो लोकप्रिय थे, और लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि अचानक उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला। इससे पहले वे कभी मंत्री भी नहीं रहे हैं। उन्हें भगत सिंह कोश्यारी के बहुत निकट सहयोगी के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता रहा है, और उन्हीं के बदौलत माना जाता है कि वे विधायक बने। लेकिन उनके महाराष्ट्र का गवर्नर बनने के बाद भगत सिंह कोश्यारी के
जिस तरह से इनका विकास हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना, उससे इनकी माना जा रहा था कि लोकप्रियता काफी बड़ी है क्षेत्र में, लेकिन वो लोकप्रियता अब चुनाव के नतीजों में परिवर्तित होती नजर नहीं आ रही। हालांकि अभी जो ताजा रुझान के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी अब 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो सुबह से ट्रेल कर रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। पर आपको लगता है कि ये जो 3 मुख्यमंत्री एक बदलाव हुए पिछले साल भर में, जी। ये क्या कारण रहा भाजपा का, और क्या विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाई? देखिए, विपक्ष ने इसको भरपूर मुद्दा बनाने का प्रयास किया। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जोड़ा। विपक्ष ने ये कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण और सरकार की विफलताओं के कारण, जो कि जन सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, इसलिए एक के बाद एक मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। अगर आप कांग्रेस का देखेंगे तो उत्तराखंड में लगभग सबसे बड़ा मुद्दा ही यह था। कांग्रेस जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गई, लेकिन अब कहा जा सकता है कि जैसे कि नतीजे लगभग स्पष्ट होने लग रहे हैं कि कांग्रेस अपने मुद्दे सही से जनता के पास नहीं रख पाई और अधिक समय उन्होंने आपसी लड़ाई में ही बिताया। गोवा की बात भी करना चाहूंगा आपसे। 40 सीटें हैं, बीजेपी इस समय 18 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 12 पर, तृणमूल कांग्रेस 4 पर। तो क्या यहाँ पर जो मैजिक फिगर है 21 अपने आप बीजेपी छू लेगी? देखिए, अगर गोवा की बात कहूं, अगर बीजेपी ना भी छू पाए तो भी लगभग बीजेपी की सरकार बनना वहां पर तय है, क्योंकि पिछली बार उसने 12 सीटों पर ही वहां सरकार बना ली थी। इस बार 18 पर वो खुद पहुंच चुकी है। तो दो और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो हमने देखा है इस बार इलेक्शन से पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस इस बार पहले के मुकाबले 8 सीटों को नुकसान झेल रही है। तो आखिरकार कांग्रेस का प्रदर्शन 5 राज्यों में कैसा रहा? चलिए सीधा चलते हैं मोहम्मद शोएब के पास, हमारे रिपोर्टर जो कि कांग्रेस बीट कवर कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। शोएब, गुड आफ्टरनून। क्या कांग्रेस के मुख्यालय में बना ली थी, पर वो खुद पहुंच चुकी है। तो दो और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो हमने देखा है इस बार इलेक्शन से पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस इस बार तो आखिरकार कांग्रेस का प्रदर्शन 5 राज्यों में कैसा रहा? चलिए सीधा चलते हैं मोहम्मद शोएब के पास, हमारे रिपोर्टर जो कि कांग्रेस को कवर कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। शोएब, गुड आफ्टरनून। क्या कांग्रेस के मुख्यालय में कुछ रौनक दिख रही है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें, जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है 5 राज्यों में, उसी तरह से कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें। लेकिन उसी के मुकाबले यदि मैं भाजपा मुख्यालय की बात करूं दिल्ली स्थित, तो तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही है। शंख बजाए जा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं, और ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता आज शाम भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जीत और जो तमाम राज्यों में जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर लोगों का धन्यवाद करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ तमाम मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी यहाँ आ चुकी है। और देर शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच में जब पूरी तरीके से तस्वीर अपने आप में साफ हो जाएगी, उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ता किस तरह से हाथ में भी भाजपा का झंडा लेकर जिस तरह से इस कार्यकर्ता मौजूद हैं भाजपा मुख्यालय में, कहीं ना कहीं एक खुशी नजर आ रही है। और ये तस्वीर सिर्फ भाजपा मुख्यालय की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर जगह से इस तस्वीर की तस्वीरें नजर आ रही है। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी खुशी है आपको भाजपा के प्रदर्शन को लेकर? शब्द भी नहीं है हमारे पास खुशी जाहिर करने का, क्योंकि जो होना था वो हो गया। टोटी चोर गायब हो गया, उसने बड़े बड़े दावे किए। यूपी में जो आतंक मचाया हुआ था पहले, आज महिला योगी के साथ है। अब वो चाहते हमेशा योगी रहे। वो टोटी चोर को आने महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा रहा। महिलाएं रात को 10 बजे अकेली निकल सकती, पहले निकल सकती थी क्या? नहीं। आज महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि योगी जी महिलाओं के लिए दिन रात खड़े हैं। एक तरह से मतलब इतनी सुरक्षा हो गई, पहले महिला घर से बाहर निकलने वो डरता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा मुख्यालय में, खासतौर पर जो कि बेहद खुश हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ मुख्यालय के बाहर तमाम पटाखे जलाए जा रहे थे। अपने तरीके से लोग यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल एक बजा हुआ है, दोपहर का वक्त है, और शाम 3 बजे तक सारी तस्वीरें जो है अपने आप में क्लियर हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शोएब बताने के लिए कि भाजपा मुख्यालय में काफी रौनक है, कांग्रेस मुख्यालय में तो शायद निराशा ही होगी। और जैसा आपने कहा कि शाम तक यहाँ पर भाजपा के बड़े नेता सम्मिलित होंगे और सब मिलकर जश्न भी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया